आज की क्लास में हम राजस्थान यूनिवर्सिटी के बीए सेकंड सेमेस्टर के हिंदी साहित्य विषय की प्रथम इकाई को पढ़ने वाले हैं और उसमें एक महत्वपूर्ण बिंदु है हमारा हिंदी कहानी का उद्गम एवं विकास। तो आज हम हिंदी कहानी का उद्गम विकास है उसी से संबंधित बात करेंगे। तो सबसे पहले हम हिंदी कहानी परिभाषा तत्व एवं विकास पढ़ेंगे, उसके बाद में हम उद्गम एवं विकास को देखेंगे। तो अगर आप चैनल पर नए हैं और अब तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर सब्सक्राइब कर ले। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक भी कर ले, अपने फ्रेंड्स को शेयर भी कर दे। तो वीडियो स्टार्ट करते हैं। कहानी परिभाषा एवं तत्व। सबसे पहले हम कहानी की परिभाषा एवं तत्व देखेंगे, इससे पहले हम इसकी भूमिका देखेंगे। तो कहानी एक अत्यंत प्राचीन विधा है, बिल्कुल प्राचीन है, क्योंकि मानव की प्रवृत्ति है वह कहानी सुनने और कहने में ज़्यादा विश्वास रखती है। उनकी प्रकृति में गाना है, नृत्य करना है, कहानी सुनाना है, कहानी सुनना है, ये सब बिल्कुल उसके साथ साथ उसकी प्रवृत्ति के साथ साथ जुड़ा रहा है। तो देखते हैं, संसार की सभी प्राचीन सभ्यताओं एवं जातियों की अपनी कथाएं हैं। कहा जा सकता है कि जितना मानव सभ्यता का इतिहास पुराना है, शायद कहानियों का इतिहास भी उतना ही पुराना है। क्यों है? क्योंकि मानव है, उसकी प्रवृत्ति रही है कहानी कहने और सुनने की, इसलिए उसके साथ साथ ही इसका इतिहास माना जाएगा। यदि हम भारतीय साहित्य का गंभीरता से मनन करें तो पाते हैं कि हमारे प्राचीन ग्रंथ ऋग्वेद में भी कथा साहित्य के अंकुर दिखाई पड़ते हैं। तो ऋग्वेद है उसमें भी कथा साहित्य है, उसके अंकुर दिखाई देते हैं, कुछ कुछ कथा है वो दिखाई देती है। कहानी के लिए कथा, आख्यान, उपाख्यान, गल्प, गाथा, लघु कथा आदि शब्दों का प्रयोग किया जाता है। तो ये इतने सारे जो शब्द है ये कहानी के लिए ही प्रयोग में लाए जाते हैं। डॉक्टर श्याम सुंदर दास ने कहानी को आख्यायिका कहा है। ये कंपटीशन में पूछा गया सवाल है कि सबसे पहले कहानी को आख्यायिका किसने नाम दिया, तो डॉक्टर श्याम सुंदर दास है, उन्होंने इनको आख्यायिका है वो कहा है। कहानी को विदेशी और हिंदी विद्वानों ने अलग अलग दृष्टि से परिभाषित किया है। कुछ प्रमुख परिभाषाएं इस प्रकार है। तो कहानी की परिभाषाएं, अब हम कहानी की परिभाषाएं देखने वाले हैं, किसने कहानी के बारे में क्या कहा है, किस प्रकार से उसको परिभाषित किया है। तो सबसे पहले हम पाश्चात्य विद्वानों द्वारा प्रदत्त परिभाषाएं पढ़ेंगे। पाश्चात्य विद्वानों के अनुसार कहानी क्या है देखते हैं। तो चार्ल्स वेरेट के अनुसार, विद्वान हुए चार्ल्स वेरेट, उन्होंने क्या कहा है, कहानी एक लघु वर्णनात्मक रचना है जिसमें वास्तविक जीवन को कलात्मक रूप में प्रस्तुत किया जाता है। कहानी का प्रमुख उद्देश्य मनोरंजन करना है। तो वेरेट्स है, उनका मानना है कि कहानी का उद्देश्य है वो तो मनोरंजन करना है, जो प्रमुख उद्देश्य है, ध्येय है वो मनोरंजन करना है। और जो कहानी है वह एक लघु वर्णनात्मक यानी लघु यानी छोटे रूप में एक वर्णन शैली में लिखी जाने वाली रचना है, जो वास्तविक जीवन से, यथार्थवादी जीवन है, उससे जुड़ी हुई घटनाओं को एक कलात्मक रूप में प्रस्तुत करती है, या एक अच्छी शैली है, मज़ेदार शैली है, उसके अनुसार ये प्रस्तुत की जाती है। दूसरे विद्वान है एडगर एलन पो। एडगर एलन पो ने क्या कहा है, कहानी एक ऐसा आख्यान है जो इतना छोटा होता है कि 1 घंटे भर में पढ़ा जा सकता है और जो पाठक पर एक ही प्रभाव उत्पन्न करने के उद्देश्य से लिखा गया होता है। तो इनका मानना है कहानी है वो छोटी होती है, कहानी का रूप है वो छोटा होता है, कम शब्दों में और कम बातों में ही पाठक है वह एक प्रभावपूर्ण बात है वो कह देता है, एडगर के अनुसार। फिर है हडसन के अनुसार कहानी में चरित्र व्यक्त होता है। तो कहानी है उसमें चरित्र है, उनको व्यक्त किया जाता है, उनको दिखाया जाता है कि किस प्रकार से चरित्र है वो होते हैं, या पात्र है वो हो सकते हैं, उनका स्वभाव कैसा है, उनकी विचार दृष्टि किस प्रकार की है, तो ये व्यक्त किया जाता है। एडगर एलन पो के अनुसार और देखते हैं हम, कहानी वह छोटी आख्यानात्मक रचना है जिससे एक बैठक में पढ़ा जा सके, जो पाठक पर एक समन्वित प्रभाव उत्पन्न करने के लिए लिखी गई हो, जिसमें उस प्रभाव को उत्पन्न करने में सहायक तत्वों के अतिरिक्त कुछ न हो और जो अपने आप में पूर्ण हो। तो ये एडगर का फिर से उन्होंने
विस्तृत रूप से ये बात बताई है। फिर है H.G. वेल्स। H.G. वेल्स ने क्या कहा है, कहानी वह कथा है जो घंटे भर में पढ़ी जा सके। तो इनका मानना है कि कहानी एक छोटा सा संक्षिप्त रूप होता है जिसमें यथार्थवादी जीवन से संबंधित ही कुछ बातें हैं वो बताई जाती है, तो छोटा रूप होता है। स्टिलवैंस के अनुसार देखते हैं, कहानी मानव जीवन की प्रतिलिपि नहीं है वरन जीवन की कुछ अंगों का साधारणीकरण है। तो स्टीवेंसन है उनका मानना है कि जो कहानी है वह प्रतिलिपि नहीं है, यानी कि बिल्कुल जैसा जीवन में होता है वैसा का वैसा नहीं है, बल्कि वह जीवन के कुछ अंगों का, यानी जीवन में जो घटनाएं घटती है उन घटनाओं का साधारणीकरण है। यानी जो कहानी को पढ़ेगा वो अपने जीवन से उस कहानी को जोड़ पाएगा, उसमें अपने आप को साधारण मान पाएगा, वही कहानी है। फिर है जेम्स डब्ल्यू लीन के अनुसार, कहानी नाट्य के रूप में चरित्र के जीवन में संक्रमण की अभिव्यक्ति है। तो ये नाट्य के रूप में चरित्र के जीवन में संक्रमण की अभिव्यक्ति, यानी कि जो लेखक है जिसने कहानी लिखी है उसने अपने जीवन में क्या क्या भोगा है, कैसी उसकी विचार दृष्टि रही है, किस प्रकार से उसके भावनाएं हैं, उन भावनाओं का संक्रमण है या उनको अभिव्यक्त करना ही क्या है, कहानी है। फिर है एलेरी के अनुसार, कहानी गुड़दौड़ के समान है जिसमें आरंभ और अंत सबसे अधिक महत्वपूर्ण है या अधिक महत्व होता है। तो शुरुआत और अंत का महत्व होता है। तो कहानी है वो शुरू भी इस प्रकार से होनी चाहिए कि उससे पाठक अपने आप को जोड़ सके और अंत तक उस कहानी के साथ बने रह सके। जिस प्रकार से घुड़दौड़ में दर्शक है वो शुरू से लेकर अंत तक बने रह सकते हैं, वैसे ही कहानी में होता है। फिर है भारतीय विद्वानों द्वारा प्रदत्त परिभाषाएं। अब भारतीय विद्वानों ने क्या क्या परिभाषाएं दी है, इसमें सबसे पहले आते हैं प्रेमचंद के अनुसार। प्रेमचंद की जो परिभाषा है वो काफ़ी महत्वपूर्ण है, एग्जाम्स में भी ये आई हुई है। कहानी वह ध्रुपद की तान है जिसमें गायक महफिल शुरू होते ही अपनी संपूर्ण प्रतिभा दिखा देता है, एक क्षण में चित्त को इतनी माधुर्य से परिपूर्ण कर देता है जितना रात भर गाना सुनने से भी नहीं हो सकता। यानी कहानी है वो बिल्कुल छोटी सी है, ध्रुपद की तान की जैसी छोटी सी है, और वो एक बहुत बड़ा उपन्यास पढ़ने के बाद भी जो आनंद हमें प्राप्त नहीं होता है वो एक छोटी सी कहानी को पढ़ने से ही हमें मिल जाता है। उनके अनुसार गल्प, तो गल्प कहानी को सबसे पहले किसने कहा, प्रेमचंद ने कहा, ये भी आप याद रखेंगे। गल्प यानी कि कहानी एक ऐसी गद्य रचना है जो किसी एक अंग या मनोभाव को प्रदर्शित करती है। कहानी के विभिन्न चरित्र, कहानी की शैली और कथानक उसी एक मनोभाव को पुष्ट करते हैं। यह रमणीय उद्यान न होकर सुगंधित फूलों से युक्त एक गमला है। तो ये जो परिभाषा है यह एग्जाम में बहुत बार पूछी गई, कंपटीशन एग्जाम में भी आ चुकी है, तो इसको आप याद रख लेंगे। ये प्रेमचंद के अनुसार है, उनका ये मानना है कि जो कहानी है वो संपूर्ण उद्यान नहीं है बल्कि कुछ चुनिंदा पुष्पों का एक गमला है। ठीक है, यानी कि कुछ चुनिंदा घटना है, चरित्र है, उनको व्यक्त करने, उनको बिल्कुल कम शब्दों में मार्मिक तरीके से, भावात्मक तरीके से व्यक्त करना है। फिर है चंद्रगुप्त विद्यालंकार के अनुसार, घटनात्मक इकहरे चित्रण का नाम कहानी है। साहित्य के सभी अंगों के समान रस उसका आवश्यक गुण है। तो इन्होंने रस को गुण माना है कहानी का। अज्ञेय के अनुसार, तो अज्ञेय ने क्या कहा, कहानी जीवन की प्रति छाया है। जीवन स्वयं एक अधूरी कहानी है, एक शिक्षा है जो उम्र भर मिलती रही है और समाप्त नहीं होती। इसी प्रकार ये कहानी है, तो ये अज्ञेय ने कहा है। डॉक्टर श्याम सुंदर दास के अनुसार आख्यायिका एक निश्चित लक्ष्य या प्रभाव को लेकर लिखा गया नाटकीय आख्यान है। तो इन्होंने ऐसा कहा है, इन्होंने आख्यायिका कहा है कहानी को। इलाचंद्र जोशी के अनुसार जीवन का चक्र नाना परिस्थितियों के संघर्ष से उल्टा सीधा चलता रहता है। इस सुवृत्त चक्र की विशेष परिस्थितियों का प्रदर्शन ही कहानी है। यानी कि जीवन में जो महत्वपूर्ण घटनाएं हैं, प्रमुख घटनाएं हैं, उनको व्यक्त करने वाली कहानी है। बाबू गुलाब राय के अनुसार क्या है, छोटी कहानी एक स्वतः पूर्ण रचना है जिसमें एक दिन या प्रभाव को अग्रसर करने वाली व्यक्ति केंद्रित घटना या घटनाओं का आवश्यक
परंतु कुछ अप्रत्याशित ढंग से उत्थान पतन और मोड़ के साथ पात्रों के चरित्र पर प्रकाश डालने वाला कौतूहलपूर्ण वर्णन हो, ये कहानी कहलाएगी गुलाब राय के अनुसार। फिर है जैनेन्द्र कुमार के अनुसार, कहानी एक भूख है जो निरंतर समाधान पाने की कोशिश करती रहती है। जिस प्रकार से भूख लगती है और हम इस समस्या को उसका समाधान करने के लिए रोटी ढूंढते हैं, उसी प्रकार से कहानी भी उस भूख की तरह है। थोड़ी सी पढ़ ली तो उसका अंत क्या होगा, उसके अंत तक जाने की इच्छा हमारी प्रबल होती चली जाती है और हम अंत तक उस कहानी को सुनते हैं। तो ये भूख की तरह है जैनेन्द्र के अनुसार। इन परिभाषाओं के आधार पर कहानी के स्वरूप का निर्धारण करें तो पाते हैं कि कहानी आकार में लघु होनी चाहिए। भाषा और शिल्प विधि में कलात्मकता होना अनिवार्य है। कहानी के कार्य, विषय, घटनाएं, विचार जीवन एवं जगत के विषयों से जुड़े होने चाहिए। तो ये कहानी की विशेषताएं हो जाएगी। आप इनको विशेषताओं के रूप में भी ले सकते हैं। संवेदना का सफल नियोजन कहानी का प्रभावी मानता है। तो संवेदना का सफल नियोजन कहानी को प्रभावी बनाता है। तो संवेदना है उसका प्रयोग भी इसमें होना चाहिए। चरित्रों की सुंदर एवं प्रभावी उपस्थिति कहानी को प्रभावी बनाने में अपना अहम योगदान देती है। सक्रियता, रोचकता, आकर्षण शक्ति, वैधानिकता और प्रभावान्विति जैसी विशेषताओं का होना एक कहानी के लिए अनिवार्य है। तो ये सारी की सारी कहानी की विशेषताएं हो जाएगी, कहानी के गुण हो जाएंगे कि एक अच्छी कहानी में क्या क्या क्वालिटीज होना अनिवार्य है। तो उसमें आप इनको ऐड कर सकते हैं। कहानी में रसान्विति, कल्पना, नाटकीयता का प्रयोग भी उसे प्रभावी बनाने में महती भूमिका निभाता है। कहानी एक प्रकार से जीवन की प्रतिछाया होती है, अतः उसके आरंभ एवं अंत चमत्कारपूर्ण हो, यह भी ध्यान में रखना आवश्यक है। एक कहानीकार को कहानी की घटनाओं, कार्य, व्यापार और कथानक के विकास पर भी अपेक्षित ध्यान देना आवश्यक होता है। तो ये इसकी विशेषताएं या गुण हो गए जो एक अच्छी श्रेष्ठ कहानी में होनी चाहिए थे। फिर है कहानी के तत्व। अब कहानी के कौन कौन से तत्व है, कितने तत्व है, यहाँ से भी प्रश्न है वो बनते हैं। तो कहानी के 6 तत्व होते हैं। अब कहानी के तत्वों के बारे में पढ़ेंगे। कहानी एक लोकप्रिय विधा है। विविध आलोचकों ने कहानी की समीक्षा के लिए कुछ तत्वों का होना अनिवार्य बताया है, जो इस प्रकार है। तो इसके 6 तत्व माने गए हैं। पहला है कथावस्तु, दूसरा है पात्र या चरित्र चित्रण, तीसरा है कथोपकथन, तीसरा है कथोपकथन जिनको संवाद भी कह सकते हैं, चौथा है देश काल और वातावरण, पांचवा है भाषा शैली और छठा है उद्देश्य। तो कहानी का कोई ना कोई उद्देश्य भी होना चाहिए। भाषा शैली भी उसके देश काल और वातावरण के अनुसार होनी चाहिए। कथोपकथन और संवाद वो छोटे, अच्छे, मधुर होने चाहिए, प्रभाव उत्पादक होने चाहिए। पात्रों की संख्या कम होनी चाहिए। चरित्र चित्रण श्रेष्ठ होना चाहिए, पात्रों की संख्या कम होनी चाहिए और कथावस्तु है वह अच्छी होनी चाहिए। अब देखते हैं हम। पहला है कथावस्तु। कथावस्तु के लिए कथानक, वृत्त या प्लॉट आदि शब्दों का प्रयोग भी किया जाता है। तो प्लॉट शब्द है वो ज़्यादा यूज होता है कथावस्तु के लिए, उसको कथानक भी कहते हैं। कथावस्तु किसी कहानी का अहम तत्व होता है। कथावस्तु संक्षिप्त और सहज होना चाहिए। कथा में अनावश्यक भटकाव कथा को उलझाता है, अतः कथानक घटनाओं में परस्पर संबद्धता होना भी आवश्यक है। इस संबंध में बाबू गुलाब राय लिखते हैं कि उनका तारतम्य ऐसा हो कि वे एक कौतूहल की श्रृंखला में बंधी हुई आगे बढ़ती चली जाए और ऐसी भी न मालूम हो कि वे जबरदस्ती ढकेल दी गई है। तो ये गुलाब राय के अनुसार है। यानी जो कहानी है, कथावस्तु का मतलब है कहानी, क्या कहानी है, वो कहानी कैसी होनी चाहिए, संक्षिप्त होनी चाहिए, अच्छी होनी चाहिए। उसमें हर चीज़ है वो एक प्राकृतिक होनी चाहिए, जैसे वास्तविक, ऐसा लगना चाहिए कि कहानी है वो वास्तविक है या वास्तविक घटनाक्रम है वह दिखाया जा रहा है। कथावस्तु की 5 अवस्थाएं हैं। आरंभ, आरोह है, चरम स्थिति, अवरोह है और अंत या उपसंहार माने गए हैं।
आरंभ में रोचकता होना अपेक्षित है, वहीं आरोह में मानसिक स्थितियों के विकास को दर्शाने पर फोकस रहता है। यानी आरंभ करते तो कहानी का आरंभ है वो रोचक तरीके से होना चाहिए, उस कहानी को सुनते ही पाठक उस कहानी से बंध जाए और वो अंत तक बना रहे उस कहानी को सुनने के लिए। आरोह है वो मानसिक स्थिति का विकास करता हो, उसकी ओर फोकस करना चाहिए, यानी कि कहानी है उसको गति देने वाला होना चाहिए। समाधान, सुलझाना, अवरोह तथा परिणाम की स्थिति, उपसंहार या अंत है। इस प्रकार कथावस्तु कहानी का एक महत्वपूर्ण तत्व है। तो जो समाधान है, समाधान सुलझाना है, अवरोह है और परिणाम, ये सारे क्या कहलाते हैं, उपसंहार या अंत के अंतर्गत आते हैं। तो अंत है वह भी प्रेरणादायक होना चाहिए। फिर है पात्र एवं चरित्र चित्रण। दूसरा तत्व इसका है पात्र एवं चरित्र चित्रण, यानी कैरेक्टर। तो चरित्र चित्रण का संबंध पात्रों से होता है। कहानी का विस्तार उपन्यास जितना नए होकर छोटा होता है, अतः पात्रों की संख्या भी यहाँ बहुत अधिक नहीं होती है। कहानीकार इनके माध्यम से उनके व्यक्तित्व के महत्वपूर्ण पक्षों का उद्घाटन करता है। कहानी में कहानीकार चरित्रों का चरित्रांकन प्रत्यक्ष व परोक्ष दोनों ही दृष्टियों से करता है। तो प्रत्यक्ष रूप से भी उनका चरित्र चित्रण है वो या स्वभाव है वो व्यक्त करता है, उनका दृष्टिकोण है वो व्यक्त करता है, और परोक्ष रूप से भी दूसरों के माध्यम से भी उसको व्यक्त करता है। इन्हें क्रमशः विश्लेषणात्मक और नाटकीय भी कहा जाता है। वर्णन, संकेत, कथोपकथन और घटनाओं आदि को आधार बनाकर रचनाकार चरित्र वर्णन करता है। तो जो रचनाकार है वो चरित्र का वर्णन या चरित्र को किस प्रकार से प्रस्तुत करता है, तो वर्णन के द्वारा भी कर सकता है, कुछ संकेतों के माध्यम से भी वो पात्रों का चरित्र है वो बता सकता है, उसका स्वभाव बता सकता है। कथोपकथन यानी कि संवाद के माध्यम से भी उनके स्वभाव को, उनके पात्रों के चरित्र को विकसित कर सकता है, व्यक्त कर सकता है। घटनाओं के माध्यम से भी हो सकता है। तो इनके माध्यम से चरित्र चित्रण है वो किया जा सकता है। उनका सीधा तादात्म्य पाठकों से करवाने का प्रयास करता है। पात्रों के महत्व पर विचार करते हुए प्रेमचंद लिखते हैं कि घटनाओं का कोई स्वतंत्र महत्व नहीं होता, उनका महत्व केवल पात्रों के मनोभावों को व्यक्त करने की दृष्टि से ही है। तो पात्र है उनके मनोभावों को व्यक्त करने की दृष्टि से ही घटनाओं का महत्व है, वरना कोई महत्व नहीं है उनका। इस प्रकार कहानी में पात्रों का महत्व स्वतः स्पष्ट है। तो पात्र है वो कैसे होने चाहिए, कम होने चाहिए, पात्र है वो कम होने चाहिए, कहानी के अकॉर्डिंग होने चाहिए। फिर है तीसरा है कथोपकथन या संवाद। कहानी में पात्रों की परस्पर बातचीत कथोपकथन या संवाद कहलाती है। कहानी के संवादों के माध्यम से ही अपनी संवेदनाओं को अभिव्यक्ति देती है। किसी भी अच्छी कहानी में संवाद सरल, सहज, सरस एवं पात्रानुकूल होने चाहिए। संक्षिप्तता एवं प्रभावशीलता संवादों का अहम गुण होता है। यदि कथानक में रोचकता और चमत्कार की उपस्थिति हो तो कहानी और भी प्रभावी बन जाती है। कथा को गति देने तथा चरित्रों पर प्रकाश डालने में कथोपकथन अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। तो कथोपकथनों का क्या महत्व है ये भी हमने जाना, और कथोपकथन कैसे होने चाहिए, सहज, सरल, सरस होने चाहिए और पात्रानुसार, पात्रों के अनुसार होने चाहिए, पात्रों के स्वभाव के अनुकूल होने चाहिए। अगला है देश काल वातावरण। तीसरा जो तत्व है वह है देश काल और वातावरण। तो कहानी का जो वातावरण है, किस वातावरण से कहानी उठाई गई, घटना उठाई गई है, किस काल से संबंधित है, उसी के अकॉर्डिंग परिवेश है वह होना चाहिए, वातावरण होना चाहिए। तो कहानी की कथावस्तु के अनुरूप वातावरण की सृष्टि में देश काल वातावरण की महती भूमिका होती है। रचनाकार अपनी कथा की कथावस्तु के अनुरूप परिस्थितियों का चित्रण अपनी कहानी में करता है। कहानी में भौतिक और मानसिक वातावरण दोनों की सृष्टि रचनाकार करता है। यानी कि अगर कहानी ऐतिहासिक है तो उसकी भाषा शैली है, पात्रों का बोलने का तरीका है, उनकी वेशभूषा है और आसपास का जो माहौल है जिनका अंकन हम कहानी में कर रहे हैं
वो उसी के अनुसार होगा। अगर कहानी आधुनिक है तो फिर हम उसकी भाषा शैली, बोलने का तरीका, पात्रों का रहन सहन और उन सब कुछ है वो आधुनिक परिवेश के अनुसार करेंगे। देश काल वातावरण का उपयुक्त निर्वाह किसी कहानी की श्रेष्ठता के लिए आवश्यक है। यदि वातावरण कथानक को जीवन से जोड़ने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। कहानी में स्वाभाविकता का संचार करने में इसका महत्वपूर्ण योगदान होता है। कहानी की घटनाएं जिस परिवेश में घटित हो रही है वहाँ के दृश्य और प्रकृति का समयक वर्णन कहानी में प्रभावान्विति का संचार करता है। कहानी में मार्मिकता लाने में यह तत्व महत्वपूर्ण होता है। तो देश काल और वातावरण है वो कहानी को जीवंत बनाता है, वास्तविक बनाता है और उसको बिल्कुल प्राकृतिक धरातल पर लाकर खड़ा कर देता है। अगर कहानी वर्तमान की है तो उसमें वर्तमान परिवेश से संबंधित ही चीज़ें हैं वो उठाई जाएगी। और ऐतिहासिक है तो फिर उसमें ऐतिहासिक, मान लो महाभारतकालीन कहानी है, उसका वर्णन किया जा रहा है, महाभारतकालीन परिवेश की कहानी हम लिख रहे हैं तो फिर हम उसमें अंग्रेजी शब्दों का प्रयोग नहीं कर सकते। उसके अकॉर्डिंग, उस वातावरण के अकॉर्डिंग ही उसमें हम वर्णन करेंगे। फिर है भाषा शैली। तो भाषा शैली है वह भी देश काल और वातावरण के अनुसार होनी चाहिए। तो कहानी के अन्य तत्वों की भांति भाषा शैली भी अपना महत्व होता है। कहानीकार से अपेक्षा रहती है कि वे थोड़े में बहुत कह सकने वाली भाषा का प्रयोग करें, यानी कि कम शब्दों में अधिक बात कहे। साथ ही प्रस्तुतिकरण के लिए शैली का भी कथ्य अनुरूप होना आवश्यक होता है। रचनाकार अपनी कहानी की कथावस्तु अनुरूप विवेचनात्मक व व्याख्यात्मक, भावपूर्ण और वर्णन शैली को अपना पत्रात्मक एवं डायरी शैली को भी कहानी में प्रयुक्त किया जा सकता है। जो मनोबंडारी की कहानी है यही सच है, वो डायरी शैली में लिखी गई है। डॉक्टर शरण दास गुप्त कहते हैं, शैली का संबंध कहानी के किसी एक तत्व से नहीं वरन सब तत्वों से है और उनकी अच्छाई बुराई का प्रभाव संपूर्ण कहानी पर पड़ता है। कहानी की प्रेषणीयता अर्थात दूसरों को प्रभावित करने का गुण शैली पर ही निर्भर करता है। पात्रानुकूल भाषा से कहानी के चरित्र विकास में सहायता मिलती है। डॉक्टर भागीरथ मिश्र के अनुसार कहानी जैसी संक्षिप्त रचना में व्यर्थ के अलंकारों का स्थान नहीं है और कहानी कला यही चाहती है कि शब्द अतीव आवश्यक और समर्थ हो। शैली भी कहानी का प्राण तत्व होता है। तो जो भाषा है वो कैसी चुन रहे हैं, तो भाषा है वो बिल्कुल कहानी के अनुसार होनी चाहिए और जो कथन है वह छोटे छोटे होने चाहिए और बिल्कुल कहानी के अकॉर्डिंग होने चाहिए। देश काल और वातावरण के अनुसार, पात्रों के अनुसार होने चाहिए। उद्देश्य, जो छठा तत्व है, अंतिम तत्व, वो है उद्देश्य। तो कहानी लिख रहे तो कहानी लिखने का कोई ना कोई उद्देश्य भी होना चाहिए, तो यह भी एक तत्व माना गया है कहानी का। तो प्रत्येक रचना के पीछे रचनाकार का कोई उद्देश्य आवश्यक होता है। वैसे कहानी मनोरंजन तो करती ही है, पर वह पाठकों को जीवन व जगत से जुड़े विभिन्न मुद्दों और समस्याओं पर एक नूतन दृष्टि भी प्रदान करती है। पारिवारिक, सामाजिक, राजनीतिक, धार्मिक आदि अन्य किसी भी उद्देश्य को मनोगत रखते हुए कहानीकार कहानी लेखन की ओर प्रवृत्त होता है और कहानी के अंत तक आते आते वह अपने उद्देश्यों को पाठकों तक पहुंचाने का प्रयास करता है। इस प्रकार कहा जा सकता है कि कहानी के तत्वों का सफल निर्वाह एक कहानी को प्रभावी बनाता है। कहानी समाज की स्थितियों का उद्घाटन करती है। इस विधा में यह ताकत है कि वह अल्प समय में पाठकों का मनोरंजन करने के साथ साथ कोई सीख भी दे देती है। सद्गुरु शरण अवस्थी लिखते हैं कि एक तत्व, एक संवेदना, एकार्थी प्रेरणा, एक प्रयोजन
तथा एक प्रकार की सर्वत्र मनोहरता कहानी की विशेषता है। तो इस प्रकार से कहानी है वह केवल मनोरंजन ही नहीं करती, बल्कि वह हमें कुछ न कुछ सीख भी देती है, हमें कुछ प्रेरणाएं भी देती है, जिनको ग्रहण करके हम अपने जीवन को आगे बढ़ाते हैं उनका प्रयोग करके। तो आज हम इतना ही पढ़ेंगे। कहानी का उद्गम एवं विकास है वो कल की क्लास में देखेंगे।